complexes in the ETC. Complex 1, complex 2, complex 3, complex 4. फिर आता है जी oxidative phosphorylation, which is the final stage of cellular respiration where the ATP molecules are synthesized, right? So, correct sequence, यही पूछा था, which is the correct order of the stages of cellular respiration? It is third option, यानी पहले glycolysis, फिर Krebs cycle, फिर electron transport chain. अगला सवाल, which of the following substrates liberates the maximum energy? देखिए, अपने फूड में आप रेगुलरली प्रोटीन्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सारी चीजें हमारे फूड में इन्वॉल्व है ना? डाइजेस्ट होती हैं चीजें. विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर डू नॉट रिक्वायर डाइजेशन बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन देयर सिंप्लीफाइड फॉर्म. डाइजेशन तो कॉम्प्लेक्स चीजों का होता है ना? डाइजेशन होने के बाद चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, सेल में पहुंचती हैं, वहां पे मेटाबॉलिज्म है. तो हमने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स जब पढ़े थे, कार्ब्स के बारे में भी पढ़ा था, फैट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में भी. विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट इज गिविंग यू मैक्सिमम एनर्जी? ये बात मैंने बताई भी थी. और ये भी कहा था कि जो चीज मैक्सिमम एनर्जी दे रही है वो आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है. ऑप्शन है कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, या फिर इट कैनॉट बी डिटरमिन्ड. ओके जी, लेट्स सी. The organic substances that are broken down during respiration to liberate energy, they are called the respiratory substrates. They can be carbs, they can be fats, they can be proteins. Fats आपको बहुत सारी एनर्जी दे देते हैं, लेकिन fats are not the ideal source of energy. फैट्स और द लिपिड्स, हमने लिपिड्स टर्म लगा दिया, एक्चुअल में लिपिड के अंतर्गत आते हैं फैट्स. आपने लिपिड्स पढ़े हैं, है ना? जिसमें सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, डिराइव्ड लिपिड्स. सिंपल लिपिड्स में ट्राइग्लिसराइड्स और द न्यूट्रल फैट्स हमने पढ़े हैं, है ना? सो ऑल द फैट्स आर लिपिड्स बट ऑल द लिपिड्स आर नॉट फैट्स. Fats or lipids are known to provide more energy as compared to carbs and proteins. देख लेते हैं हम भी फिजियोलॉजिकल वैल्यू जो है इनकी और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, अंतर देखते हैं. The actual amount of energy that is released by oxidation of 1 gram of the respiratory substrate in the body. Carbs के लिए है जी 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, फैट्स के लिए 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम, एंड फॉर प्रोटीन्स इट इज 4. सो आप देख पा रहे हैं कि भाई फैट्स ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं. अच्छा, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? Amount of energy liberated from complete oxidation of 1 gram of the respiratory substrate in a bomb calorimeter. What is that bomb calorimeter? It is a closed metal chamber filled with oxygen. तो यहां पे हमें रिजल्ट मिलता है कार्ब्स के लिए 4.1, फैट्स के लिए 9.45 एंड फॉर प्रोटीन्स इट इज 5.65. सो हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो सबस्ट्रेट एनर्जी देता है वो है फैट्स, लेकिन दे आर नॉट द आइडियल सोर्स फॉर एनर्जी. आइडियल तो कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट, which of the following is the most common substrate for respiration? Most commonly fats use होते हैं, carbs होते हैं, proteins होते हैं, या फिर both B and C, right जी? So the correct answer is carbs. अभी भी मैंने क्लू दे दिया था, आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट्स. फैट्स तो ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल कर जाते हैं. नेक्स्ट, what are the products of ethyl alcohol fermentation? CO2, water and energy. Second option, carbon dioxide, ethanol and energy. Third option, lactic acid and energy. And fourth option, none of these. Okay. Aerobic respiration याद करते हैं पहले. The breakdown of the respiratory substrates in the presence of oxygen to give energy. ग्लूकोज का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो CO2, वाटर एंड एनर्जी हमें मिलता है. ये बेसिक रिएक्शन आपको याद है.
Glucose C6H12O6 plus 6O2 gives you 6 CO2 and 6 water. मैंने ये भी कहा था कि ये फोटोसिंथेसिस का एग्जैक्टली उल्टा लग रहा है ना. फोटोसिंथेसिस में भी तो यही हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड पानी मिले, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और बन गया ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. राइट. नाउ व्हाट इज फर्मेंटेशन? It is chemical breakdown of the substances in the absence of oxygen to liberate energy. तो होता क्या है जी? ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ, 3 कार्बन मॉलिक्यूल. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन है, नतीजा है इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी. और अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है कि भाई ऑक्सीजन की कमी हुई, जैसा कि मसल्स में होता है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑक्सीजन कम होने लगी, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, मतलब लैक्टिक एसिड बना and you get the energy. Is it clear ji? So now you have got the answer that the products of ethyl alcohol fermentation are CO2, ethanol and energy. Right? There are many students जिनके अभी तक सारे आंसर्स सही, I am sure. आगे बढ़ते हैं. Who discovered the pathway of the breakdown of glucose into pyruvic acid? जब हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, मैंने कुछ वैज्ञानिकों के नाम बताए थे जिनका कंट्रीब्यूशन, जिनका योगदान रहा है ग्लाइकोलिसिस को स्टडी करने में. Is it Calvin? Is it Sir Hans Krebs? Is it Warburg? या फिर D option, Embaden, Meyerhoff and Parnas? I'm sure आप सबको आंसर पता है. It's called Embaden Meyerhoff pathway. लेकिन ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी. So the pathway of the breakdown of glucose into pyruvic acid, जिसे हम EMP pathway भी कहते हैं, right? E is for Embaden, M is for Meyerhoff, P is for Parnas. So EMP pathway. Okay, correct answer मिल गया. कैल्विन का जिक्र करें. कैल्विन हमने कहाँ पढ़ा था? You remember light reaction, dark reaction, Kelvin cycle. Kelvin and his team elucidated the complete C3 cycle. C3 plants, C4 plants, याद है? Photosynthesis में बताया था. C3 pathway is universal to all green plants and it's a common cycle in photosynthesis. It's also called Kelvin cycle. Sir Hans Krebs worked on the tricarboxylic acid TCA cycle, which is called the Krebs cycle. तो जो अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम वहां दिए हुए ना, उनकी डिटेल्स आपको बताई जा रही है. वार्बर्ग का क्या कंट्रीब्यूशन है? वार्बर्ग डिस्कवर्ड दैट इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन. इन्होंने डिस्कवर करा कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ती है, इट रिजल्टेड इन द डिक्रीज ऑफ फोटोसिंथेटिक रेट in C3 plants, and the experiments were performed by using an alga, chlorella. और इसी इफेक्ट को वार्बर्ग इफेक्ट भी कहते हैं. सो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है डी ऑप्शन, एम्बेडन मेयरहॉफ पर्नास पाथवे ग्लाइकोलिसिस. नेक्स्ट पढ़िए. 2 स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट्स हैं दी हुई. Which of the following statements is are correct? तीनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हम बताएंगे कि क्या तीनों सही हैं, या फिर पहली और दूसरी सही है, तीसरी गलत है, या दूसरी तीसरी सही और पहली गलत है, या तीनों ही गलत है, या तीनों ही सही. So let's read the statements. Glycolysis is observed in aerobic organisms only. ध्यान दीजिए, क्या ग्लाइकोलिसिस केवल एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में ही ऑब्जर्व किया जाता है? सेकंड, सुक्रोज इज कन्वर्टेड टू 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टेस एंजाइम. सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, केन शुगर भी कहते हैं, टेबल शुगर, कमर्शियल शुगर. सुक्रोज किससे बना है? 2 ग्लूकोज से, या फिर एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से. एंजाइम कौन सा है जो सुक्रोज को तोड़ता है? सुक्रेज. मिल गया अंदाजा. नेक्स्ट स्टेटमेंट, ग्लाइकोलिसिस रिजल्ट्स इन complete oxidation of glucose into pyruvic acid. Is it complete oxidation? Right? So what we are supposed to do? हमें बतानी है कौन कौन सी statements correct है. Options. Only one statement is correct.
ऑप्शन 2 पहली और तीसरी सही, थर्ड ऑप्शन केवल दूसरी सही है, और चौथी ये कह रही है कि कोई भी सही नहीं है। भाई मुझे तो लग रहा है कोई भी सही नहीं है ना? आपको भी यही लग रहा है, राइट? सी, glycolysis is a pathway which is the breakdown of glucose to pyruvic acid, and it results in partial oxidation of glucose, not the complete oxidation. और glycolysis aerobic and anaerobic दोनों तरह के organisms में हो रहा है। In plants, the glucose is obtained from either sucrose or from the storage polysaccharide, that is starch. Starch is the reserve food material in case of plant cells. Starch gives blue-black color with iodine. Glycogen is the reserve food material in case of animal cells. सुक्रोज को फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज में ब्रेक करता है एंजाइम इनवर्टेज। सुक्रेस भी करता है काम। आफ्टर दिस glucose and fructose molecules enter glycolysis for further breakdown. After this, these glucose and fructose molecules they enter glycolysis for the further breakdown. तो अब आप स्टेटमेंट्स फिर से देख लो। Glycolysis is observed in aerobic organisms only, गलत बात है। Sucrose is converted to 2 molecules of glucose, गलत बात है। Glycolysis results in complete oxidation of glucose into pyruvic acid, ये भी गलत बात है। तो इसका मतलब है जितनी भी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं हमें, वो सभी स्टेटमेंट्स गलत है। और हमसे ये पूछा गया था कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। नन ऑफ दीज, राइट? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ना कई बार घबराहट पैदा कर देते हैं, इसलिए उनको बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट, assertion and reason type questions, और भी ज्यादा ध्यान से पढ़ना। assertion, पहला स्टेटमेंट, glycolysis is the only process in aerobic respiration. Is it? aerobic respiration में केवल glycolysis हो रहा है? ध्यान दीजिए। second statement, it is partial oxidation of glucose that occurs in the cytoplasm of the cells of all living organisms. क्या पहली बात और दूसरी बात दोनों बातें सही हैं? या आपको लग रहा है पहली बात गलत है दूसरी सही है? या आपको लग रहा है दोनों गलत है? और अगर आपको लग रहा है दोनों सही हैं, तो क्या सेकंड वाली बात, रीजन जो है, सेकंड स्टेटमेंट assertion को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है? लेट्स अंडरस्टैंड, फिर हम इसका आंसर ढूंढेंगे। ठीक है जी। assertion रीजन क्वेश्चन में ये ऑप्शंस दिए होते हैं। पहला ऑप्शन है जैसे both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion, तो आंसर ए देंगे आप आंसर बी कब देंगे? अगर assertion और reason दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन जो रीजन वाली स्टेटमेंट है वो assertion का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप सी आंसर तब देंगे अगर आपको लग रहा है assertion गलत है, assertion is incorrect but the reason is correct, और डी आंसर आप तब देंगे when both are incorrect statements। देखिए, assertion reason क्वेश्चंस को लेके ना कई बार एग्जामिनर ये जो ऑप्शंस है ना ये बदलते हैं। ए और बी तो जनरली यही रहता है, सी वाले में कई बार बदलाव हो जाते हैं, डी वाले में कई बार बदलाव हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज का। ओके, ये भी दे सकते थे कि assertion सही है पर रीजन गलत है ना? Now, glycolysis is a pathway which is the breakdown of glucose to pyruvic acid, and it is a partial oxidation of glucose or aerobic and anaerobic organism. Glycolysis aerobic and anaerobic दोनों तरह के organisms में होता है। ठीक है जी। तो अब आपको पता चल गया गड़बड़ कहां थी। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है जी? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस पहला स्टेप है, और उसके बाद कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर एक क्रेब्स साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं स्टेटमेंट्स। ग्लाइकोलिसिस इज द ओनली प्रोसेस इन एरोबिक रेस्पिरेशन? नहीं, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस के अलावा और भी तो बातें हैं। क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, तो assertion वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। रीजन वाली स्टेटमेंट, glycolysis is partial oxidation of glucose that occurs in the cytoplasm of the cells of all living organisms, तो ये बात सही है। ठीक है जी।
तो हमारे इस assertion reason क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जिसका कहना है assertion is incorrect statement but the reason is a correct statement. एक और वैरायटी देते हैं क्वेश्चन की आपको, मैच द फॉलोइंग टाइप। मेरे फेवरेट क्वेश्चंस है ये, मैच द फॉलोइंग। So what you are supposed to do here? Match the molecules which are given in the left column to the products in the right column that are formed when they are released during glycolysis. तो एक रहा कॉलम ये लेफ्ट वाला और ये रहा राइट वाला कॉलम। लेफ्ट कॉलम में दिए हुए हैं एटीपी नंबर 1 पे, 2 पे है जी NADH प्लस H प्लस, 3 पे है वाटर। राइट वाले कॉलम को अगर मैं देखता हूं, वहां पे नंबर 1 पे है ट्रायोस बिसफॉस्फेट, ध्यान दीजिएगा, ट्रायोस बिसफॉस्फेट, देन फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, देन ट्रायोस फॉस्फेट, राइट। फिर से बता दूं, राइट हैंड साइड में जो कॉलम है वहां पे है ट्रायोस बिसफॉस्फेट, सेकंड नंबर पे फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एंड थर्ड नंबर पे ट्रायोस फॉस्फेट। ये मैचिंग के ऑप्शंस बनाए हैं कि 1 के साथ 2 मैच होगा, 2 के साथ 3 और 3 के साथ 1, या फिर 1 के साथ 3 और 2 के साथ 1 और 3 के साथ 2, राइट। अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, तो एक बार देख लेते हैं जी। नाउ ग्लाइकोलिसिस जो है, इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस in which several molecules are released when the reactant intermediates undergo a reaction. ग्लाइकोलिसिस के स्टेप याद करके देखिए, ग्लूकोज से कहानी शुरू हुई थी, दिखाऊं आपको एक बार। ग्लूकोज को हेक्सोकाइनेज एंजाइम ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया। एटीपी यहां पे टूटा और एडीपी बना, क्योंकि ग्लूकोज के साथ एक फॉस्फेट जोड़ना है, तो वो फॉस्फेट एटीपी ने दे दिया। ग्लूकोज 6 phosphate is converted into fructose 6 phosphate. Glucose, fructose, right? Then fructose 6 phosphate से बना fructose 1,6 bisphosphate, फिर से ATP इस्तेमाल हुआ। Then we get glyceraldehyde 3 phosphate, then dihydroxy acetone phosphate और glyceraldehyde 3 phosphate interconvertible है। glyceraldehyde 3 phosphate से 1,3 bisphosphoglyceric acid, then 3 phosphoglyceric acid, 2 phosphoglyceric acid या 2 phosphoglycerate, phosphoenol pyruvate and then pyruvic acid। ठीक है जी। अब आप मैच कर सकते हैं, एक तरफ है ATP, then NADH plus H plus water, right hand side में triose bisphosphate, phosphoenol pyruvate, triose phosphate। B option, 1 with 3, 2 with 1। So let's see, 1 with 3, 2 with 1, 1 with 3, 2 with 1 and 3 with 2। Is it clear? Right? ठीक है जी। चलो D, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। The common phase between aerobic and anaerobic respiration is TCA cycle, tricarboxylic acid cycle. Is it Krebs cycle? Is it glycolysis? Is it photorespiration? तो आपको जवाब पता है, it is glycolysis. We know सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या है, एनर्जी बन रहा है जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन रहा है। यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स दोनों में सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है। ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए, इसके आधार पे रेस्पिरेशन एरोबिक या एनएरोबिक होता है। एनएरोबिक में हमने पढ़ा है जी, इट इज ग्लाइकोलिसिस, राइट। और एरोबिक में ग्लाइकोलिसिस का के साथ साथ आगे क्रेब्स साइकिल भी हो रहा है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस से बना जी पायरुविक एसिड, फिर वो गया TCA साइकिल में, फिर वो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। एनारोबिक में ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड, और इसका भविष्य हो सकता है या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन है। ओके, सो कॉमन पाथवे जो बन जाएगा वो ग्लाइकोलिसिस होगा। इज इट क्लियर जी? राइट, ठीक है। So the correct answer is glycolysis. मजा आ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, अब आपको पता चल गया। So you can understand the importance of these sessions, revision sessions, particularly जिसमें हम questions भी practice करा रहे हैं। ऐसे ही questions नीट में आएंगे, चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ और विशेष नहीं आता वहां पे।
इतना हार्डवर्क आपने करा है हमारे साथ, इतना स्मार्ट वर्क भी करा है, तो भाई फिर सिलेक्शन तो बनता है ना एक बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। सो याद रखना है हमेशा, हमें कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं बनना, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है। In lactic acid fermentation, the final electron acceptor is it acetaldehyde? Is it ethyl alcohol? Is it NADH or is it pyruvic acid? Lactic acid fermentation में कहाँ पे हो रहा है lactic acid fermentation? It is occurring in the lactic acid bacteria, just lactobacillus, some fungi, and even the muscles of the animals. Pyruvic acid, which is produced during glycolysis, it is directly reduced by NADH plus H plus to form lactic acid. No carbon dioxide is produced during this process. The enzyme involved in this process is lactate dehydrogenase. So see, pyruvate to lactate, lactate dehydrogenase, NADH plus H plus gives you NAD plus. So the correct answer is D option. Okay? आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं अब आपके सामने। एक्सेप्टर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इन द क्रेब्स साइकिल इज, तो याद कीजिए क्रेब्स साइकिल के वो सारे स्टेप्स किसके साथ जुड़ा था जाके, एसिटाइल कोएंजाइम ए। वाज इट मैलेट, वाज इट फ्यूमरेट, अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड, या फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड? आई नो दैट यू नो द आंसर। चलो रिवाइज कर लेते हैं। क्रेब्स साइकिल जो है उसकी शुरुआत होती है with the condensation of acetyl group from acetyl coenzyme A with oxaloacetic acid in the presence of an enzyme citrate synthase. Okay, carbon, right? COA, coenzyme A is liberated. So oxaloacetic acid is the acceptor of acetyl coenzyme A in the Krebs cycle. एक बार सारे steps देख लो भैया। ये रहा acetyl coenzyme A, ये रहा oxaloacetic acid और बन गया citrate या citric acid, then बना isocitrate, alpha ketoglutarate, succinyl coenzyme A, succinate, fumarate, malate, oxaloacetic. Beautiful. लिख लिख के याद करना ये सारी चीजें, ठीक है, भूलना नहीं है इसे। So the acceptor of acetyl coenzyme A in Krebs cycle is oxaloacetic acid. How many molecules of carbon dioxide are released in Krebs cycle per glucose molecule? Let me repeat. How many molecules of carbon dioxide are released in Krebs cycle per glucose molecule? Is it 2, is it 3, is it 4 or is it 6? Let's see. क्रेब्स साइकिल जो है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल कह रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है और स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन है एंड साइक्लिक डिग्रेडेशन ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम A. Two pyruvate molecules which are generated from one glucose molecule during glycolysis, they are going to enter the TCA once they are converted into acetyl coenzyme A. ठीक है, वही साइकिल जो आपके सामने था। अब आपको दिख रहा है जी CO2 का रिलीज कहाँ हुआ? आप कहेंगे सर यहाँ पे हुआ CO2, यहाँ पे भी तो हुआ CO2, राइट? ठीक है जी। नाउ two molecules of CO2 are liberated. Two molecules of CO2 are liberated per one acetyl coenzyme A which is derived from one pyruvate. तो अगर दो का करना होगा फिर आप देख लीजिएगा, from one glucose two pyruvate molecules are formed. एक ग्लूकोज से दो पायरुवेट, एक पायरुवेट से दो CO2, तो दो पायरुवेट से of course 4 CO2 molecules. So the correct answer that how many molecules of carbon dioxide are released in Krebs cycle per glucose molecule, the correct answer is 4. ठीक है जी, the award goes to you. Another easy question. Electron transport chain ETC is present in outer membrane of mitochondria, inner membrane of the mitochondria, intermembrane space of mitochondria या फिर matrix of mitochondria. Mitochondria का स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है
और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या है? Series of complexes made up of proteins and organic molecules. Where are they present? These are present in the inner membrane of mitochondria. Electrons are transported from NADH plus H plus and FADH2 to molecular oxygen through complexes of the ETC. Final electron acceptor आपको पता है कौन है? ठीक है जी? Right? So the correct answer to this question, that is electron transport chain ETC, is present in the inner membrane of mitochondria. Oxidative phosphorylation क्या है? What is oxidative phosphorylation? It is the production of ATP during respiration, ATP during photosynthesis, NADH plus H plus during respiration, या फिर NADPH during photosynthesis. What is this oxidative phosphorylation? It is a process in which ATP is formed during respiration as a result of transfer of electrons from NADH plus H plus and FADH2 to oxygen through a series of electron carriers. Okay, right? So oxidative phosphorylation is the process of the production of ATP. ATP का निर्माण होना. Which among the following is an inhibitor of complex 4 of the ETC? Is it rotenone? Is it amobarbital? Is it antimyosin A? Is it carbon monoxide? You remember? Carbon monoxide has very high affinity for hemoglobin. Very dangerous. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है और इसमें 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं. The energy released during electron transport, it is utilized in synthesizing ATP with the help of the ATP synthase. It is important. Carbon monoxide is an inhibitor of the complex 4. What is complex 4 actually? Complex 4 is cytochrome C oxidase. It has cytochrome A, A3, 2 copper centers also. This complex transports electrons to the final electron acceptor, which is oxygen. So the answer to the question that which among the following is an inhibitor of complex 4, it is carbon monoxide. Another easy question. Chemiosmotic theory is based on, photosynthesis में भी बताया था, accumulation of starch, uptake of CO2, proton gradient, या फिर glucose production. I am sure you know the answer. Chemiosmotic theory is based on the proton gradient and this explains the synthesis of ATP. किस प्रकार से ATP का निर्माण होता है? Okay? During the oxidation of FADH2 dash is not involved. Complex 1, complex 2, complex 3, complex 4. Which one is not involved during oxidation of FADH2? The correct answer is complex 1. बाकी complexes जो हैं वो involved हैं. Okay, right? So this is the correct answer, A option. Oxidation of one molecule of FADH2 gives rise to dash molecules of ATP. Is it 2? Is it 3? Is it 8? Or is it 24? Oxidation of one molecule of FADH2 gives 2 molecules of ATP. Remember this. This is important. Okay? So the correct answer is 2. One more question. Which of the following is our site for Krebs cycle during respiration in plants? Krebs cycle kahan ho raha hai? Is it chloroplast? Is it the mitochondrial matrix? Is it cytoplasm? या is it both B and C? Krebs cycle. आपके सामने है जी एरोबिक रेस्पिरेशन की शुरुआत की स्टेज, ग्लूकोज का टूटना, ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट का कन्वर्जन एसिटाइल कोएंजाइम ए में और उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर गया. वहां पे क्या क्या हो रहा है? Krebs cycle is happening in the mitochondrial matrix of the
plant cells. So the correct answer is B option. Right? लास्ट के क्वेश्चन हमने थोड़ा जल्दी जल्दी किए, थोड़ी स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए क्योंकि शुरुआत में थोड़ा वार्म अप होता है ना, बाद में फिर एनर्जी एकदम से बढ़ जाती है और एंड में आके एनर्जी फिर कम भी हो जाती है। बायोलॉजी के क्वेश्चन जब आप अपने नीट एग्जाम में करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कुछ समय बचा करके भी रखना है ना, स्मार्टली हर चीज को करना है। समय की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है लगे आराम से ऑप्शंस को पढ़ रहे हैं बार बार और घड़ी की सुई टक 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 आगे बढ़ती जा रही है। नो नो नो, टाइम मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। इसीलिए घर पे भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया कीजिए टाइम बाउंड कंडीशंस में। अपने सामने कुछ क्वेश्चंस रख लिए, घड़ी पे अलार्म लगा लिया कि भाई इतने समय में मुझे ये क्वेश्चंस करने ही हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? चलिए, मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले सेशन में और बेहतरीन बातें जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर, स्टे ब्लेस्ड।